बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे जो हमारी रेगुलर क्लासेस में रह गया था। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, यानी जिनकी स्लोप सेम हो। परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन से परपेंडिकुलर दो लाइंस निकालनी है सच दैट the product of x and y intercepts of each is 3। तो स्टार्ट करते हैं। देखें लेट कर लेते हैं, लेट y is equal to mx plus c be the required line। इस शेप में लिख लेते हैं इसको। रिक्वायर्ड लाइन जो है ना वो y is equal to mx plus c है। तो अब देखें स्लोप के लिए इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि हमने जो लाइंस निकालनी है रिक्वायर्ड लाइंस, इसमें कंडीशन आएंगी सी पे। तो ये देखें जो लाइन हमने फाइंड करनी है वो इस 2x माइनस वाई प्लस 3 इस लाइन से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? तो देखें स्लोप ऑफ गिवन लाइन की स्लोप जो है वो कितनी होती है? क्या तरीका होता है? ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखी हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ये देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, y का -1 है, तो इसकी स्लोप 2 आ रही है। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितनी होगी जो हमें चाहिए? इस लाइन से परपेंडिकुलर चाहिए ना, ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो है उसको m कह लेते हैं, वो होगी, इसको -1 ओवर कर लें। आपको बताया था कि दो लाइंस अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना हो तो वो परपेंडिकुलर होती हैं इफ एंड ओनली इफ उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है -1 हो। यहाँ से एक की स्लोप हमें पता हो तो दूसरी ऐसे निकल आती है। तो ये स्लोप पता चल गई, सो इसको पुट करें 1 में, ज़रा पुट इन 1, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -1/2x प्लस c। m की जगह -1/2 लिख दिया। तो अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। परपेंडिकुलर होना तो यूज़ कर लिया हमने। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ ईच इज 3। यानी ये जो दो लाइंस जिनकी इक्वेशंस हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इनके x और y इंटरसेप्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो 3 होना चाहिए। तो देखते हैं इस पे को x इंटरसेप्ट निकालते हैं ना। फॉर x इंटरसेप्ट निकालने का तरीका आपको सिखाया हुआ है। y को 0 कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 0, यानी वो पॉइंट जहाँ पे लाइन जो है x एक्सिस को कट करेगी, तो ज़रा वहाँ पे y 0 होगा। 0 इज इक्वल टू -1/2x प्लस c। यहाँ से देखें x की वैल्यू क्या आएगी, सीधे जाके माइनस होगा और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c आ रहा है। ये x इंटरसेप्ट आ रहा है, इसको याद रखना है। फिर y इंटरसेप्ट निकालते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट उसका क्या तरीका है? पुट कर देते हैं x को 0, तो x को 0 करें यहाँ पे इक्वेशन 2 में, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस c, यानी y इंटरसेप्ट जो है वो c आ रहा है। तो गिवन हमें ये है कि प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट्स जो है वो 3 है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2c और c, ये जो x और y इंटरसेप्ट्स आए हैं, इनका प्रोडक्ट 3 होगा। तो प्रोडक्ट 3 है कि 6 है, एक बार देखना पड़ेगा बुक में। मेरे ख्याल में इनका प्रोडक्ट जो है वो 6 होता है, नहीं 3 है, ठीक है। तो देखें यहाँ से फिर c² इज इक्वल टू 3/2 आएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी ±√3/2। ये दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो c की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू -1/2x प्लस -√3/2। ऐसे आपने ऐसे लिखना है तो तब भी ठीक है, वरना ये अगर आप फ्रैक्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और 2y इज इक्वल टू
माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओवर अंडर रूट 2 जो है वो अंडर रूट 2 बन जाएगा, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी है। प्लस माइनस अंडर रूट 6 इक्वल टू 0। तो ये ऐसी, ये देखें हमने दो इक्वेशंस निकालनी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, कि इनकी जो स्लोप है वो दोनों की सेम है -1/2, और इनके इसके जो इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट है वो 3 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1 4। पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स जो है वो 1 4 है, उसको मैंने ए ले लिया। तो ये वाला द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2 1। ये जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, ये ए सी और बी डी, ये मैं 2 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम मैंने ई रख दिया। एंड द साइड्स हैव स्लोप्स 1 and -1/7। अब देखें पैरेललोग्राम की तो 4 साइड्स होती हैं ना, लेकिन उसने कहा है साइड्स हैव स्लोप्स 1 and -1/7। क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, तो 2 की स्लोप दे देना ही काफ़ी था। जितनी स्लोप इसकी होगी उतनी स्लोप उसकी ऑपोजिट साइड की होगी, क्योंकि पैरेलल है। इसी तरह जितनी स्लोप इस साइड की होगी उतनी स्लोप इसके ऑपोजिट साइड की होगी। तो हमें चारों साइड्स की स्लोप पता चल गई। फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस। तो हमने ये बाकी 3 जो है ना, बी सी और डी, ये फाइंड करने हैं। तो इनको मैंने x1 y1 बी के कोऑर्डिनेट्स को, सी को x2 y2 और डी को x3 y3 ले लिए, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, 9th क्लास में आपका थ्योरम भी था, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये जो दिया हुआ था 2 1 जिसको ई का मैंने, ये इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो बराबर हिस्सों में इंटरसेक्ट करना, डिवाइड करना। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये जो पॉइंट ई है ये मिड पॉइंट है ना, देखें ये डायरेक्टली हमें पॉइंट मिल जाएगा। ए और सी इन दोनों का मिड पॉइंट है ई, उनमें से ए हमें मालूम है। तो आपको पता है मिड पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, तो उधर से हमें x2 भी मिल जाएगा और y2 भी मिल जाएगा। देखें कैसे, कि सिंस E जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये जो लाइन सेगमेंट AC है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC का जो मिड पॉइंट है वो 2 1 होगा। अब AC का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 यानी 1 + x2/2 और y1 + y2/2 यानी 4 + y2/2। तो ये देखें दो पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब है x कंपोनेंट जो है वो x कंपोनेंट के इक्वल होगा और y कंपोनेंट जो है वो y कंपोनेंट के इक्वल होगा। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 2 4 -1, x2 की वैल्यू आ रही है 3, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं y2 की। तो y2 की वैल्यू आएगी 2, और ये तो जाके माइनस होगा तो -2 आ गई वैल्यू y2 की। इसका मतलब है देखें हमें एक और वर्टेक्स जो है वो पता चल गया c, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -2। तो C भी पता चल गया। अब देखें ये वाला वर्टेक्स हमें पता है और C पता है। अब देखें ये जो E है ना सिर्फ AC का मिड पॉइंट था बल्कि BD का भी मिड पॉइंट होगा, दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो BD का मिड पॉइंट आल्सो क्या था पॉइंट E जो कि 2 1 है, इज मिड पॉइंट ऑफ ये जो दूसरा डायगोनल है BD, इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो BD का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x1 + x3/2, x1 + x3/2 और y1 + y3/2
जो मिड पॉइंट का फार्मूला 4.1 में पढ़ा था उसके मुताबिक, इज इक्वल टू 2 1, जो ई के कोऑर्डिनेट्स हैं, ई है ना मिड पॉइंट, 2 1। तो इनको इक्वेट करें, x1 प्लस x3/2 जो है वो इक्वल आ रहा है 2 के। इसका मतलब है x1 प्लस x3 जो है वो आ गया 4, इसको इक्वेशन 1 कह लेता हूँ, ये बाद में जरूरत पड़ेगी। फिर y1 प्लस y3/2 जो है वो इक्वल है 1 के। यहाँ से y1 प्लस y3 जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 1 सा 2 के, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। तो हमें अब 2 वर्टेक्स रह गए, यानी 1 2 3 4 अननोन्स हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम स्लोप्स की तरफ आते हैं ना। देखें, जो पॉइंट्स हमें मुकम्मल तौर पे मालूम है ना उनको यूज़ करते हैं। या तो ऐसा कर लें कि ये वाली जो साइड है ए बी और ये वाली साइड जो है बी सी, इन दो को यूज़ कर लें तो आपको देखें ये वाला पॉइंट भी मुकम्मल तौर पे हमें मालूम है सी, और ए भी मुकम्मल तौर पे मालूम है। तो हमें बी के ये दोनों दो इक्वेशन को सॉल्व करके x1 और y1 मिल जाएंगे। या फिर ऐसा कर लें कि ए डी की स्लोप और डी सी की स्लोप यूज़ कर लें तो x3 और y3 पहले मिल जाएंगे, यहाँ पुट करेंगे तो x1 और y1 मिल जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी की स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए बी जो है वो हमें क्वेश्चन में हमने जो दी हुई थी 1 और -1/7, उसमें से हमने यहाँ पे 1 ले लिया, ये वाली स्लोप। अब ए बी की स्लोप निकलती कैसे है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ए और बी को ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर किए जाएंगे। तो y2 - y1, ये देखें y2 - y1 ओवर x2 - x1, यानी x1 - 1, इसकी स्लोप है 1। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, y1 - 4 इज इक्वल टू x1 - 1। शफल कर लें, अच्छे तरीके से लिख लें, x1 इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं -y1 और 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो इज इक्वल टू -3। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। और इसी तरह से ये जो बी सी है इसकी स्लोप कितनी है, -1/7। ये x1 y1 में देखें एक इक्वेशन मिल गई ना हमें। इसी तरह यहाँ से भी x1 y1 में इक्वेशन मिलेगी क्योंकि ये पॉइंट सी हमें मालूम है। तो स्लोप ऑफ ये जो है साइड बी सी, इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप y2 - y1 यानी -2। वैसे हमें क्वेश्चन में जो दी हुई है वो 1/7 है। चलिए पहले ये लिख लेते हैं, अब लगाते हैं फार्मूला। -2 - y1 ओवर x2 यानी 3 - x1 इज इक्वल टू -1/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -14 - 7y1 इज इक्वल टू, ये -1 से मल्टीप्लाई होंगे जब तो -3 प्लस x1 बनेंगे। तो x1 ये -7 y राइट पे जाके +7y1 बन जाएगा, और कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देता हूँ तो -14 और +3 ये -11 बन जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब ये देखें, ये बात कर रहा था मैं कि इक्वेशन 3 और 4 इन दोनों में x1 और y1 आ रहे हैं, इनको सॉल्व करते हैं, x1 y1 की वैल्यू निकालते हैं। x1 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो x3 निकल आएगा, y1 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो y3 निकल आएगा, और हमारे सारे जो हैं वर्टिसेस वो कंप्लीट हो जाएंगे। c तो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। तो देखें, सॉल्व करते हैं इन दोनों को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x1 और x1 दोनों पॉजिटिव हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4, तो 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। x1 - y1 इज इक्वल टू -3 और x1 + 7y1 इज इक्वल टू -11। तो सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस, -8y1 और ये -3 और +11 8 आ गया। तो y1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y1 आ गया -1, ये देखिए y1 निकल आया। इसको पुट करते हैं, यहाँ से हमें c मिल गया था ना, जब हमने x2 y2 लिखा था ना, यहाँ ही c लिख लेना चाहिए था, 3 - 2। तो अब देखें ये y1 आ गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, x1 भी, ये जो दो इक्वेशन जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं ना,
इक्वेशन 3 और 4 इनको देखें अगर, तो इनमें से किसी एक में भी y1 की वैल्यू पुट करनी है। चले 3 में पुट करते हैं, ज़रा छोटी है, पुट इन 3। तो 3 में पुट कर देते हैं इसको, x1 माइनस y1, अब माइनस और ये -1 +1 हो जाएंगे, इज इक्वल टू -3। तो x1 की वैल्यू आ रही है -4। ये देखें x1 और y1 हमें मालूम पता चल गए। तो अब देखें इनको पुट करते हैं ना बारी बारी यहाँ पे इसमें इक्वेशन 1 और 2 में। तो पुट x1 इज इक्वल टू -4 इन 1, तो क्या बन जाएगा -4 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, यानी x3 की वैल्यू आ गई 8। ये देखें x3 भी आ गया, और ये जो y1 निकाला इसको यहाँ पुट करें, y3 आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो -1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, तो y3 की वैल्यू आ गई 3। तो अब देखें हमने सारे जो रिमेनिंग 3 वर्टिसेस थे ना वो फाइंड कर लिए। सबसे पहले हमने निकाला, चलिए तरतीब से लिखते हैं, b को हमने कहा था x1 y1, तो वो कितना आ जाएगा, ये देखें -4 और -1, -4 -1। c को हमने लेट किया था x2 y2, तो वो कितना आ गया, वो हमने शुरू में निकाल लिया था 3 और -2, 3 -2। और d जिसको हमने x3 y3 कहा था वो कितना आ जाएगा, ये देखें 8 और 3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने 3 वर्टिसेस फाइंड कर लिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 28 है कि फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। तो ये पॉइंट है, हमने चेक करना है कि ये पॉइंट इस लाइन से ऊपर है या नीचे है। तो उसके लिए एक थ्योरम है आपकी बुक के पेज नंबर 204 पे कि लेट p x1 y1 बी अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द लाइन, यानी लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन पे नहीं लाई कर रहा पॉइंट। लाइन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ, अब इसमें ख़ास बात जो ये है ना, जिसके लिए मैंने पार्ट ए किया, यहाँ पे बी नहीं किया, कि इसमें जो b वाली टर्म है ना, ये जो b कोफिशिएंट है y का, ये पॉजिटिव होगा तो फिर ये थ्योरम वैलिड है, ठीक है ना। तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें y का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, तो पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये पॉइंट है और ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास नहीं कर रही, तो फिर p जो है वो लाइन से ऊपर लाई करेगा, यानी लाइन के ऊपर, लाइन से ऊपर, अबव द लाइन। इफ़ अगर इस लाइन में ये देखें, ये जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इसमें ये पॉइंट पुट करें ना, x की जगह x1, ये कोई वैल्यू दी होगी ना, जैसे यहाँ पे x1 5 है और y1 जो है वो 8 है, ये पॉइंट पुट करें तो आंसर पॉजिटिव आए, तो फिर हम कहेंगे कि पॉइंट जो है लाइन से ऊपर है। और अगर आंसर नेगेटिव आए तो फिर हम कहेंगे ये लाइन से नीचे है ये पॉइंट। लेकिन याद रहे, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये b को पहले पॉजिटिव बनाना ज़रूरी है। तो देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यानी ये जो फर्स्ट केस है ना, इसमें यूँ होगा कि ये अगर लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है ये वाली, तो लाइन जो पॉइंट है इससे ऐसे ऊपर लाई कर रहा होगा, और जो सेकंड केस अगर नेगेटिव आंसर है, इसका मतलब है पॉइंट जो है वो इससे नीचे लाई कर रहा होगा। तो देखें फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन है इसका ये वाला जो पोर्शन है इसमें पुट करते हैं पॉइंट। तो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। लेकिन सबसे पहले क्या करना था कि b को पॉजिटिव बनाना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये देखें, ये खास बात थी कि b को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब इसमें पॉइंट पुट करते हैं एट 5 8, मतलब क्या हमने करना है, x की जगह 5 और y की जगह 8 पुट करना है हमने। तो ये क्या बन जाएगा, -2x प्लस 3y माइनस 6, इसका हमने साइन देखना था ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी का। इसमें पॉइंट पुट करते हैं, कितना बनेगा, -2 इंटू 5, ये देखें इंटू 5 प्लस 3 इंटू ये y की वैल्यू 8 माइनस 6। देखते हैं पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है।
ये आ गया -10 + 24 - 6, तो 24 - 16 इज 8। ये देखें पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो क्या नतीजा निकालें थ्योरम से, b को हमने सबसे पहले पॉजिटिव बनाया, अब उसमें ये पॉइंट पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, जब पॉइंट पुट किया तो आंसर आया पॉजिटिव। ये देखें पॉजिटिव, पॉजिटिव आए तो फिर क्या होता है, पॉइंट जो है लाइन से अबव लाई करता है। सो जो पॉइंट था 5, 8 लाइज अबव द लाइन, जो भी लाइन दी हुई थी आपको 2x - 3y + 6 = 0, इससे ऊपर लाई करता है। अगर नेगेटिव आता तो मैं लिखता कि नीचे लाई करता है, लेकिन फिर मैं आखिरी बार दोबारा बता रहा हूँ कि b को पहले पॉजिटिव बना लेना y के कोफिशिएंट को, अगर वो नेगेटिव हो तो। और ALP में जो लास्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू दिस लाइन। अब किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं, असल में होता यूँ है कि बिलफर्ज ये एक लाइन है ना और ये पॉइंट है। अब इसके बेशुमार डिस्टेंसेस हो सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ तक भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये लाइन तो इन्फिनिट होती है ना, लाइन तो कहीं ख़त्म नहीं होती स्ट्रेट लाइन। ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन जब भी पॉइंट से लाइन के डिस्टेंस की बात होगी ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसको हम d से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट है बिलफर्ज x1 y1, ये पॉइंट है, और ये लाइन है l जिसकी इक्वेशन ax + by + c = 0, ये इसकी इक्वेशन है। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है d, वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये थ्योरम है आपके बुक के पेज नंबर 212 पे। द डिस्टेंस d फ्रॉम द पॉइंट p x1 y1 टू दिस लाइन, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि ax1 + by1 + c, यानी ये जो लाइन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम ये पॉइंट पुट कर देंगे, जैसे अभी हमने वो लोकेशन चेक करने के लिए किया था कि ऊपर है या नीचे है, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी अगर नेगेटिव आंसर आ भी रहा है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ओवर √a² + b²। a और b क्या है, x और y के कोफिशिएंट। तो इसमें ये पॉजिटिव बनाने वाली कंडीशन नहीं है b को, इसमें जस्ट हमने पुट करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें जो लाइन गिवन है ना वो है 6x - 4y + 9 = 0, और जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और -1। तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है हमारा वो कैसे निकलता है, उसका फार्मूला पहले लिखते हैं, ax1 + by1। ये हमारी लाइन जो है ना ये कॉरेस्पॉन्ड कर रही है इस जनरल को, ax + by + c = 0, ये वाली हमारी लाइन है। और जो पॉइंट हमारी थ्योरम में था वो x1 y1 था, उसकी जगह हमें 6 और -1 दिया गया। ax1 + by1 + c ओवर √a² + b²। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखें ax + by + c में देखें x1 y1, यानी ये वाला पॉइंट पुट करना था, तो हम भी पुट करते हैं। हमारा ax + by + c ये है, तो 6, x1 की वैल्यू भी 6 -4, यहाँ से y1 की वैल्यू, ये हमारा x1 होगा और ये वाला y1, यहाँ से ये -1 और +9। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पुट कर दिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और नीचे a² + b²। अब a जो था वो x का कोफिशिएंट था यानी 6, और b जो है वो y का कोफिशिएंट है यानी -4, तो 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ये इस तरह से आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 6 से 36, 36 और 9 45, 45 + 4, तो ये 49 बन रहा है। नीचे देखते हैं 36 और 16, 36 और 16 मेरे ख्याल में 52 होते हैं। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वही नंबर होता है। तो 49/52 इतना हमारा डिस्टेंस आ रहा है इस पॉइंट का, इस लाइन से इतना डिस्टेंस है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3। इसमें जो ALP में क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस नहीं किए थे वो इस लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं। और हाँ, इसकी जो एग्जांपल्स हैं ना जो ALP में शामिल हैं वो ज़रूर कर लेनी है आपने, क्योंकि वो सॉल्व है आपकी बुक में, तो वो ज़रूर डिस्कस कर आपने सॉल्व कर लेनी है, और जिनमें प्रॉब्लम है वो फिर मेरे से डिस्कस कर लेने हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म।